नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। हल्द्वानी में कांग्रेस ने सभी वरिष्ठ चेहरे ने आक्रोश रैली में इस माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। रैली के माध्यम से अपना विरोध जाहिर किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जो कि न केवल पार्टी के समर्थन में बल्कि सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। किस तरह से मांग है और क्या कुछ चीजों को लेकर आज आप लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता आज ही जा चुकी है, त्रस्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और लगातार महिलाओं के प्रति अत्याचार, जो जातियां बढ़ रही हैं, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, हत्याएं, डकैती, ये रोजमर्रा की घटनाएं हैं। एक असुरक्षा का माहौल बन चुका है पूरे प्रदेश में और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लाग दी हैं और कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में अपराधी बेलगाम होकर, बेखौफ होकर यह कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, चाहे रक्षा नाला हो, चाहे कलशा नाला हो, चाहे बंदिया नाला हो, वहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं। आपदा तो सरकार का रुख गंभीर नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जबरानी बांध एक प्रमुख मुद्दा है। लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने कहा था, चुनाव में वायदा किया था कि हम जबरानी बांध का निर्माण करेंगे। आज जबरानी बांध ठंडे देखिए, लगातार शासन निरंकुश हो गया है, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन लगातार विपक्षी दल के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीबों को मारा पीटा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, हारे हुए और पद से हटे हुए लोगों को लेकर कैंप किए जा रहे हैं और जो चुने हुए विधायक हैं, जो चुने हुए जिला पंचायत के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं या बीडीसी मेंबर प्रधान है, उनकी अनदेखी हो रही है। और सरकार के रहते हुए बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेपर लीक हो रहे, भर्ती घोटाले हो रहे हैं। इन सारे विषयों को देखते हुए जन आक्रोश रैली है, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और कुप्रशासन के खिलाफ। और प्रशासन और जो जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस काम कर रही है, हम निश्चित ही उसकी निंदा करते हैं। ये जो आक्रोश है, ये जनता का दर्द है। अव्यवस्थाओं का जो अंबार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण, नफरत फैलाने वालों को संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का प्रतीक और प्रमाण बन चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं हल्द्वानी में इनके संगठन नफरत का बाजार खोले हुए बैठे हैं, हिंसा करने पे उतारू हैं, खुद कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। और ये अधिकारी तानाशाही रवैये से लोगों से बात करते हैं। आम फरियादी जो गरीब आदमी जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे कि अंग्रेजों के माइलॉर्ड हों। लेकिन इनको बताना चाहता हूं, अंग्रेजों का शासनकाल भी कांग्रेस ने मुक्त कराया था इस देश से, और आपके शासन को भी मुक्त कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जिला प्रशासन आपको मिल रहा है, विशेष अधिकार हनन का विषय है, ये तो सदन में मैं लाऊंगा इस जिला प्रशासन के खिलाफ। अरे कौन सी गलतफहमी में हो, दिमाग ठीक भी करना आता है और सही रास्ता भी दिखाना आता है, दोनों करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन इस प्रदेश में लंबे समय से चल रहा है और यही लगातार इनको 7 साल हो गए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे, उसके बाद ये धामी जी आ गए और धामी जी सरकार चला। लेकिन इनके कारनामों से आज प्रदेश की जनता इतनी पीड़ित हो गई है कि उसका कहीं पर कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा। और महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी चरम पर है, युवा परेशान है, लोगों के चूड़े जलने बंद होने लग गए हैं और तमाम प्रकार के हमारे बहनों पर बलात्कार के केस आप सब देख ही रहे हैं। उसमें इनके नेता सब इन्वॉल्व हो रहे हैं और विकास का काम बिल्कुल ठप बना हुआ है। ऐसी स्थिति में ये कांग्रेस का एक कार्यक्रम जरूर है, लेकिन ये जनता का कार्यक्रम बन चुका है और जनता जो परेशान वो सारे इसमें जुड़ रही है। और इसको देख करके भारतीय जनता पार्टी को सचेत होना चाहिए कि उनकी जो गलतियां हैं वो खत्म करें और प्रदेश को सही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त की जाए।
राज्य में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए योग्य स्तर पर कार्य किए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। देखिए, मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कांग्रेस के साथियों को, खासकर सूर्यकांत धस्माना जी को, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। वो पिछले कई दिनों से देहरादून में घूम घूम के गड्ढों के दर्शन करा रहे हैं और उस दबाव में सीएम ने आदेश दिया है। सीएम को पहले चेत जाना चाहिए था। ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जब सूर्यकांत धस्माना जी गड्ढे दिखाएंगे तभी हम आदेश करेंगे, उससे पहले क्यों नहीं? क्या आपके पास आपका विभाग नहीं है जो आपको सूचना देता कि इतने गड्ढे हो रहे हैं, इतना ये हो रहा है? और हालात जब प्रदेश के राजधानी की ये है जहां स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत ज़्यादा पैसा आया हुआ है, उसके बावजूद भी अगर गड्ढे नहीं भरे जा रहे तो एक ऐसे स्टेट में जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वहाँ गाँव की सड़कों का, इंटीरियर की सड़कों का, उन जिलों की उन सड़कों का क्या हाल होगा जहाँ के लिए पैसा ही, बजट ही नहीं है। यहाँ तो स्मार्ट सिटी का बजट आया तभी भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, तो गाँव और प्रदेश की हालत और ख़राब है। जी का कहना है कि हमारे जब कार्यकर्ता या नेता जब सड़कों पर उतरे और गड्ढे दिखाने का उन्होंने काम किया, उसके बाद ही निर्देश दिए गए। क्या विभाग इतना योग्य नहीं था कि वो पहले निर्देश देता? देखिए, आज सारे काम कांग्रेस के लोगों के कहने के बाद हो रहे हैं। हमें लगता है कि कांग्रेस ना होती तो शायद विकास ना होता, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस यदि विकास की बात करती तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस के लोग तो सिर्फ एक दिखावा करने की आदत हो गई। हमारी सरकार गंभीरता से काम करती है। आप जानते हैं कि मैं यदि एक उदाहरण दूं तो आप शायद मेरी बात से संतुष्ट होंगे। उत्तराखंड का एक ट्रेंड बन गया था। हालांकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड निर्माण भारतीय जनता पार्टी के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे उनके बाद बना था, और पहला चुनाव हम हारे थे 2002 का उत्तराखंड के अंदर, और 2002 के में कांग्रेस आई जिन्होंने कहा था हमारी लास्ट में बनेगा उत्तराखंड, लेकिन जनता है उन्होंने उनको पसंद किया, वो सरकार में आए। 2007 हुआ, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। 2012 आया, फिर कांग्रेस आई। 2017 आया, फिर भारतीय जनता पार्टी आई। एक ट्रेंड बना कि 1 by 1, लेकिन 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने वो जो मिथक था उसको तोड़ने का काम किया। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारी सरकार ने 2017 से 22 के बीच में काम किया। हालांकि हम पहले भी काम करते रहे, लेकिन ये भ्रामक प्रचार करते रहे जैसा अब ये कर रहे हैं। आज भी मैं ये कह सकता हूं कि 2014, 2019, 2024 पांचों सीटें जो हमारी लोकसभा की हम जीत रहे हैं। 2017 से 22 में लगातार हम दूसरी बार हम लोग आ रहे हैं। का मतलब ये कि जनता हमारे पे भरोसा कर रही है, जनता समझ रही है कि हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं अपने पूरे जो हमारा स्वभाव है, हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस को इस गलतफहमी में वो जी रही है कि उनके बाद हम काम कर रहे हैं, तो ये गलतफहमी उनको मुबारक है। हम विकासवादी सोच वाले लोग हैं, हम विकास करते हैं, विकास करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार खेती किसानों की तरक्की के लिए प्रयासरत है। इसके लिए कृषि विभाग कई कल्याणकारी योजनाएं भी चला रहा है। साथ ही केंद्र सरकार की अहम योजनाओं के लाभ भी प्रदेश के किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार किसानों को अपने खेत की मिट्टी के पोषण तत्वों की जांच करते हुए उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा इसी के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी चलाई जा रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रदेश के 5 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सभी 5 मंत्री केदारनाथ क्षेत्र में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग के दौरे के बाद देहरादून पहुंचकर क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल होने की बात कही है। केदारनाथ सीट पर 3 दिन के दौरे के बाद मैं रात को लौटा हूं। इस बार मोदी जी का केदारनाथ से विशेष लगाव रहा है। 2013 की आपदा के बाद उसके स्वरूप को संवारने का, सजाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ही बाबा केदार की धरती से मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। वहीं जुलाई की आपदा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जो 10 करोड़ का एक पैकेज वहां के खच्चर वाले, वहां के छोटे किसान, अन्य वर्ग के लोगों के लिए दिया है, जिसका लाभ 5,600 से अधिक लोगों को मिलेगा, उसका संदेश वहां की जनता के में है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केदारनाथ की सीट हमारी परंपरागत सीट है, उसको भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। केदारनाथ चुनाव होना है, जिस तरीके से अब वहां लगातार मंत्री दौरा कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो बजट दिया हमने केंद्र सरकार राज्य सरकार ने, वो उससे बहुत खुश है वहां की जनता। देखिए, 1 महीने पहले 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स की वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी का यह हश्र क्यों हुआ कि मात्र एक उपचुनाव के लिए उनको 5-5 अपने दिग्गज नेता भेजने पड़ रहे हैं, और 1 महीने पहले ड्यूटी लगाने के बावजूद इन्होंने अब रुख किया है केदारनाथ विधानसभा का, और अब ये इस तरह की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। जनता क्या समझती नहीं है कि ये बजट की बौछार अब क्यों की जा रही है? जब जरूरत थी तब क्यों नहीं की गई? आपदा के समय पर आपने कितनी सुध ली केदारनाथ घाटी की, ये वहां के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज तो हालात ये हैं कि मंत्री हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ताओं हो, सबका बाइकआउट कर रही है वहां की जनता, और उनको भगाया जा रहा है क्षेत्र से। और तो और केदारनाथ के साथ जो इस सरकार ने किया छद्म हिंदूवाद, जो ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां जिस पर सेकते हैं, इन्होंने दिल्ली के बौराड़ी में जो किया, केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर का भूमि पूजन, केदारनाथ की शिला ले जाने का काम किया, इन्होंने QR कोड विवाद वहां किया, इन्होंने 228 किलो सोना चोरी वहां किया, इन्होंने गर्भगृह की सारी मान्यताएं परंपराओं को ताक पर रख दिया और बार बार वहां से फोटोज और वीडियोज वायरल की। किस तरह से BKTC के पूरे प्रबंधन और बाकी पंडा पुरोहित समाज में नूरा कुश्ती चल रही है, किस तरह से वहां जो है लाइट एंड साउंड प्रोग्राम रखा गया जो हमारे नेताओं के विरोध के बाद नहीं हो पाया। तो लगातार केदारनाथ की जनता ने वहां जो झेला है, इस बार अब उनका टर्न है कि वो पलटवार करेंगे। जिस दिन उनकी विधायक का अंतिम संस्कार अगस्त मुनि में चल रहा था, उस दिन मुख्यमंत्री दिल्ली के बौराड़ी में एक और केदारनाथ धाम का भूमि पूजन कर रहे थे। ये तो संवेदनशीलता है इस सरकार की। अब केदारनाथ उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक वंशी घर तिवारी अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सूचना विभाग जाकर शहर के सभी पत्रकारों से तमाम मुद्दों को लेकर संवाद किया। इसी दौरान वहीं बीच में सूचना महानिदेशक वंशी घर तिवारी ने कहा कि वे पत्रकारों से संवाद स्थापित करने के लिए हल्द्वानी में अब महीने में 1 बार सूचना विभाग के कार्यालय आया करेंगे। सर, आज आपका हल्द्वानी दौरा है, बातचीत हुई है, क्या क्या सब नए कदम उठ रहे हैं के अंतर्गत ऐसे पत्रकारों को लेकर के? और एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है पत्रकारिता के जो गिरता स्तर है उसको बचाने को लेकर क्या किस तरीके से? देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि जो हल्द्वानी का मीडिया सेंटर है समय समय पर यहाँ आते रहेंगे और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं सभी से हम लोगों का एक संवाद होगा, और उसी के तहत आज मैं यहाँ आया हूँ। और जो भी सुझाव आए हैं, जो भी समस्याएं हैं और जो सरकार ने अब तक किए हैं, जो पत्रकारों के लिए जो निर्णय लिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में, उसको भी हमने अवगत कराया है। और जो सुझाव आए हैं निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हैं जिनमें समाधान की जरूरत है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है तो उसमें बहुत ज्यादा आईडी और भीड़ हो जाती है, उसको भी एक हमें सेग्रीगेशन करने की जरूरत है और उसकी व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। और दूसरी बात की जो इस तरह के सुझाव आए हैं कि कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स किया जाए पोर्टल एम्पैनलमेंट के समय, या पब्लिक सोशल मीडिया पॉलिसी जो आ रही है उसमें जो हम लोग सुझाव आएंगे, आप सभी से हम लोग सुझाव भी लेंगे। जो सुझाव आएंगे फिर उस पर जो भी हित में होगा, पत्रकार हित में भी और व्यवस्था के हित में, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पत्रकारों के प्रदेश देखिए, जैसा मैंने बताया, जैसे पत्रकार कल्याण कोष की धनराशि दोगुनी कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जो मान्यता है उसका भी दायरा बढ़ाया है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और समय के साथ जिस तरह की मांगे आई हैं कि जो पेंशन की अवधि है उसको घटाई जाए, तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और जो सर्वमान्य हल होगा उसको निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार खेती
किसानों की तरक्की के लिए प्रयासरत है। इसके लिए कृषि विभाग कई कल्याणकारी जन योजनाओं को चला रही है। साथ ही केंद्र सरकार की अहम योजनाओं के लाभ भी प्रदेश के किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार किसानों को अपने खेत की मिट्टी के पोषण तत्वों की जांच करते हुए उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी चलाई जा रही है। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केदार घाटी क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिंचोली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने की वजह से तमाम व्यवसायियों को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत प्रभावित व्यवसायियों को क्षतिपूर्ण के लिए 9 करोड़ 64 लाख रुपए की राहत राशि देने का वादा किया है। आपको बता दें, डीबीटी के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। निश्चित रूप से आपदा को लेकर के हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं और आपदा से जहां जहां जिन क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों को नुकसान हुआ है उसका पूरा प्रदेश के अंदर उसका आकलन तैयार किया गया है। और इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि केदार घाटी में सर्वाधिक नुकसान वहां पर व्यवसायियों का हुआ है, उसके लिए डीबीटी के माध्यम से बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता के साथ वहाँ पर जो नुकसान क्षति जो उनकी हुई थी उनके खाते में वो पैसा डाल दिया गया है। और पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी इस तरह की क्षतियाँ हुई हैं वहाँ पर भी जल्द ही सरकार के द्वारा कदम उठाए जाते। अल्मोड़ा शहर के लोगों को हवाई सेवा से जोड़ने की कवायद फिर से तेज हो गई है। अल्मोड़ा के टाटिक हेलीपैड को हेलीकॉप्टर आवागमन के मानकों के अनुरूप विकसित किया जा चुका है। जिलाधिकारी और प्रशासन की टीम ने टाटिक स्थित हेलीपैड का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यों का निरीक्षण किया और जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि टाटिक हेलीपैड में पहले हेली सेवा शुरू कर दी गई थी, लेकिन हेलीपैड में कई खामियां थी जिसे अब दुरुस्त किया गया है। जो मानक हेलीकॉप्टर सेवा निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। ये बहुत अच्छा एक हेलीपैड बन गया है। बीच में कुछ समय के लिए सेवा शुरू हुई थी, लेकिन हेलीपैड पे कुछ काम आवश्यक कराने थे जिसकी वजह से बंद हो गई थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन से पुनः हेलीकॉप्टर सेवा अल्मोड़ा के लिए शुरू हो जाएगी और इससे पर्यटन का और क्षेत्र का विकास होगा। राज्य में खेल महाकुंभ की शुरुआत 4 अक्टूबर से हो जाएगी। आपको बता दें, ये खेल दिसंबर तक चलेगा। शुरुआती चरण में ये खेल न्याय पंचायत स्तर पर होंगे, इसके बाद विकासखंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और अंत में राज्य स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों में 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। साथ ही उत्तराखंड बोर्ड समेत प्रदेश के सभी विद्यालयों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले उत्तर भारत और नेपाल के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले को लेकर चंपावत जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों, टैक्सी यूनियन अध्यक्ष और मेला समिति अध्यक्ष के साथ वर्चुअल बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा आगामी 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलने वाले मां पूर्णागिरि धाम मेले को लेकर यातायात व्यवस्था, सड़क मरम्मत, बिजली पानी व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था और अन्य सभी व्यवस्थाओं को 2 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश किए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारा पूर्णागिरि मेले के आयोजन में है वो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट का है। अभी आज की स्थिति ये है कि जो हमारी पूरी भैरव मंदिर तक का जो हमारा मोटर मार्ग है वो यातायात के लिए खोल दिया गया है। लेकिन क्योंकि नवरात्रों में भीड़ ज़्यादा रहेगी तो इसलिए एहतियातन रात को 8 बजे से लेके 5 बजे तक ठूलीगाड़ से आगे जो है हमारा ट्रैफिक जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। और वहाँ पे ठूली और दिन के समय में भी जो है ठूलीगाड़ से आगे सिर्फ केवल जो छोटे वाहनों की जो अनुमति दी जाएगी। भीड़ को देखते हुए वहाँ पे इस समय जिला पंचायत द्वारा जो है वहाँ टैक्सी संचालन भी किया जा रहा है, तो शटल सेवा भी वहाँ पे रहेगी। और अगर भीड़ कम होगी तो हम छोटे वाहनों को परमिट करेंगे, लेकिन बड़े वाहनों को हम ठूलीगाड़ तक ही रोक पाएंगे। पैदल मार्ग के लिए पीडब्ल्यूडी और हमारे जो एसडीएम टनकपुर हैं उनकी टीम द्वारा जो है वहाँ निरीक्षण कर लिया गया है। 3-4 जगह पे कुछ डैमेजेस हैं, वहाँ पे तत्काल इस समय काम प्रारंभ कर दिया गया है।
एक आध जगह पे जो है वहां पे उनकी जो रेलिंग्स हैं उनको मरम्मत का काम करना है। हमें उम्मीद है कि नवरात्रों से पहले यानी कि 2 अक्टूबर तक हम लोग सारे मरम्मत कार्य ससमय पूरा कर लेंगे। पौड़ी जिले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जनपद स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का मुख्यालय पौड़ी में समापन हो गया है। इस दौरान जहां छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेलों के दमखम दिखाए तो वहीं पौराणिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों ने राष्ट्रीय स्टेडियम में समा बांध दिया। 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतिभागी इस कार्यक्रम में जनपद के 15 विकास खंडों के 1200 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। का हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात रही चैंपियनशिप ट्रॉफियां देने की, तो ये तो सागर में एक जब पानी के एक बूंद के बराबर है और मैं इस प्रकार का सहयोग निरंतर बनाए रखूंगी और जो मेरे बच्चों ने जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं उनमें उनकी जो मेहनत झलक रही थी, मैं उन अध्यापकों को भी लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। असली पुरस्कार के हकदार मेरे शिक्षक साथी हैं और जो विपरीत मौसम के होते हुए भी उन्होंने जो है बच्चों का उत्साहवर्धन बनाए हुए रखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ से सारा कार्यक्रम निपटाने के बाद में कल हमारे अध्यापकों ने एक बच्चे के जन्मदिन को भी सेलिब्रेट किया है और बताओ कितनी उनको थकान रही होगी, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी शारीरिक थकान को भी दरकिनार करते हुए और बच्चों का मनोबल बढ़ाया, उनकी हर प्रकार की खुशियों में वो शामिल हुए। तो मैं तो केवल धन्यवाद करती हूँ और अपने सीओ सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे सरल और मधुर भाषी अधिकारी अगर शिक्षकों के साथ में उनका मनोबल बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। और ये बहुत छोटा पुरस्कार है, लेकिन ये पुरस्कार बच्चों को अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में उन्हें मोटिवेट करता रहेगा और मैं चाहती हूँ कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और एक स्वच्छ समाज में एक हम बहुत अच्छा सा। देखिए 3 दिवसीय जो हमारी प्रतियोगिता थी, प्रारंभिक स्तर की जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी और इसमें हमारे जो पौड़ी जनपद के 15 विकास खंडों से विभिन्न विद्यालयों से दूर दराज के जीरो खाल हो, नैनी डाडा हो, यमकेश्वर हो, दक्षिणी खाल हो, सभी जो अन्य विकास खंड थे वहाँ से लगभग 1000 से ज़्यादा जो है यहाँ पर हमारे छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और इस 3 दिवसीय में उन्होंने बहुत कुछ सीखा और अंतिम दिन आज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और सांस्कृतिक जो प्रतियोगिताएं थी उसमें भी देखने को मिला कि हमारे जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, दूर दराज के भी अध्यापक अध्यापिकाओं ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो है बच्चों के साथ की थी और बच्चे भी काफ़ी मोटिवेटेड थे। ये निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं रहे हैं और निश्चित रूप से अध्यापक अध्यापिकाओं की जो मेहनत थी इन बच्चों में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कोई भी खेल हो और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, निश्चित रूप से दिखाई देती है और हमारे काफ़ी मेहनत हमारे विद्यालय में अध्यापक अध्यापिका कर रहे हैं। और जैसा कि रश्मि बिष्ट मैडम के द्वारा यहाँ पर जो कई सालों से ट्रॉफियाँ जो है प्रदान की जा रही हैं, निश्चित रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ऐसे अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो हमारे कम बजट होते हुए भी हमारे को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, अन्य अध्यापक अध्यापिकाओं को भी इसमें थोड़ी प्रेरणा लेकर के काम करना चाहिए, जिससे कि हमारा ये जो संचालन है बहुत बढ़िया रहा। और ऐसा अगर हमारे अध्यापक करेंगे, सहयोग देंगे या अन्य भी सहयोग देंगे जो कि कैंटीन वगैरह के लोग हमारे को सहयोग वगैरह करते हैं, अन्य संस्थाएं भी करती हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे हैं ये काफ़ी आगे जाएंगे, उनको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और अन्य अध्यापक अध्यापिकाओं से भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये केवल वो नारा ना हो करके मैं तो ये मानता हूँ कि वो मोटिवेशनल बात है। वो अगर हम बच्चों के बीच में थोड़ा सा जोश के साथ हम भी दिखाते हैं तो उन बच्चों का जोश जो कई गुना बढ़ जाता है। मैंने देखा था जिस दिन मुझे बहुत खुशी है कि हम आज यहाँ उपस्थित हैं। हार जीत तो लगी रहती है, कोई स्कूल हारे जीते, हमें बस ये खुशी है कि हम अपने सांस्कृतिक देहरादून को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया था। पिछले 5 साल से भी ज्यादा समय से स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। देहरादून स्मार्ट सिटी का कार्य अक्सर विवादों में रहा है। सरकार के ही विधायक और मंत्री कई बार कामों पर सवाल खड़े कर चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने स्मार्ट सिटी में जगह जगह सड़कों पर हो रहे गड्ढों पर सरकार पर तंज कसा है।
कि स्मार्ट सिटी की जगह डेंगू सिटी बना दी, और ये डेंगू के टाइम में आपने देखा हर जगह गड्ढे, इवन आपकी यही मेरे कार्यालय के सामने जो बिल्डिंग है उसके बगल में गड्ढे में एक आदमी की मर के मृत्यु हुई, गड्ढा कई दिन तक खुदा रहा, उसमें पानी भरा था, वो आदमी गिरा और मर गया। और इसी तरीके से आज भी हमारे जो आदरणीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना जी, वो विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर आपको गड्ढे के दर्शन करा रहे हैं कि क्या हालत है। करोड़ों रुपया स्मार्ट सिटी के नाम से इस देहरादून में खर्च हुआ, लेकिन आज भी सड़कें इस स्थिति में नहीं है कि उनमें ढंग से चला जा सके, और उन गड्ढों की वजह से कई एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत के शिवाजी नगर की मुख्य सड़क का डामर बह गया। आपको बता दें, इस वजह से सड़क पर पत्थरों का नजारा देखने को मिला, जिस पर वाहन चलना तो दूर, पैदल चलना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल भरा रहा। आपको बता दें, प्रतिदिन अनगिनत दोपहिया वाहन सवार रपट कर यहाँ चोटिल हो गए, जिसकी वजह से उन्हें इलाज अस्पताल में चल रहा है। उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।